हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं से चंदन सिंह और मैं आप लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि मुझे आप लोगों के लिए कुछ रिविजनरी लेक्चर आपको देने थे, तो उसमें से जो टॉपिक आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था उसमें से जो सबसे पहला टॉपिक मैं पिक कर रहा हूं उसका नाम है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके फ्रेंड, तो चलिए इसको मैं बिल्कुल कंप्रिहेंसिवली आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये नोट्स मैं आप लोगों को व्हाट्सअप में दे दूंगा, और अगर कोई बाहरी दोस्त हो मेरे तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर के इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। और इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और मैं करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, जिससे कि मैं ऐसी मोटिवेशन के साथ आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे ऐसे लेक्चर जैसा भी आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे टॉपिक, मैं उसके बेसिस पे आप लोगों को पूरी कंप्रिहेंसिवली डिटेल्ड एनालिसिस के साथ मैं आप लोगों को वो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया करूँगा। चलिए, तो फिर फर्दर टाइम वेस्ट करने से बेटर चलिए हम लोग इस लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। आइए फिर देखिए टॉपिक 1, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके फ्रेंड, तो देखिए सबसे पहले अगर हमें चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पे आना है तो उससे पहले हमें थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बैकग्राउंड जानना होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपका आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जो किसकी बात करता है, वो बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ओके, और इसी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में एक ये आता है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, तो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी जो होंगी उसको हमें डिस्क्लोज करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये कौन बोलता है, ये बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो अगर वो डिस्क्लोजर की अगर बात करेगा अकाउंटिंग पॉलिसी का, तो केवल अकाउंटिंग पॉलिसी जो करंट में चल रहा है उसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा, बल्कि अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में हमने अपने अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कुछ भी चेंजेस हमने लाया है तो उस चेंज को भी, उस चेंज के चलते अगर उस चेंज का कुछ भी मटेरियल इफेक्ट हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो उसे भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और मटेरियल की अगर बात करोगे तो उसको हम लोग मेजर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो देखिए एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं आप लोगों के स्टडी मटेरियल पे जो बात करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 की। पहले आप लोग ये पढ़ लो, उसके बाद एक राज की बात आप लोगों को मैं बताऊंगा और वो आप लोग अपने बोर्ड ऑफ स्टडी को मेल करके जरूर बताएं। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो बात करता है डेप्रिसिएशन की बात करता है। तो डेप्रिसिएशन में क्या, अब डेप्रिसिएशन तो वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे जैसे एसेट को आप लोग यूज करोगे तो यूसेस के बेसिस पे उसमें डेप्लीशन तो होना ही है, तो ये जो डेप्लीशन होता है उसको ओवर द पीरियड ऑफ एसेट ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट वी हैव टू रिकॉर्ड दिस डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये चीज आप लोगों को पता होगा। देयर इज 2 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जनरली दैट इज फॉलो बाय द कंपनी, एंड अगर वैसे हम बात करेंगे वैसे तो बहुत से मेथड हैं, जैसे मशीन आर मेथड भी है आपका, एन्युटी मेथड भी है, सिंकिंग फंड मेथड भी चलता है। तो मैं उसके बारे में बात अभी करने नहीं जा रहा। अगर हाँ स्पेसिफिक अगर उसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत हो तो वो आप लोग मुझे जरूर व्हाट्सअप करके बताएं, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे मैं बाकी डेप्रिसिएशन को छेड़ने नहीं जा रहा, यहाँ मैं डेप्रिसिएशन में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ चेंजेस इन डेप्रिसिएशन मेथड। ओके, चलिए तो चेंजेस इन डेप्रिसिएशन मेथड इसको हम क्या बोलेंगे, जो भी डेप्रिसिएशन के मेथड में आप चेंज करोगे। तो चेंज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 2 साल आपने एसएलएम फॉलो किया, तीसरे साल में जाकर के आप लोगों ने क्या डिसाइड किया कि एसएलएम से हमें डब्ल्यूडीवी में जाना है, तो आप इसको क्या बोलोगे, चेंजेस इन डेप्रिसिएशन मेथड। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो था वो क्या बोलता था, वो बोलता था कि इफ देयर इज एनी चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड तो इट विल बी टर्म्ड एज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो चेंजेस इन डेप्रिसिएशन मेथड विल बी ट्रीटेड एज दी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो इसको अकाउंटिंग पॉलिसी का ही चेंज मानोगे। और एक नोट देखो यहाँ पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप लोगों को और कवर कराता हूँ, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 किसके बारे में बात करता है, ये पता है ना आपको, प्रायर पीरियड आइटम।
प्रायर पीरियड आइटम एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो किस कौन बोलता है? एज पर एस 5, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या बोलता है? अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर टू ईयर अनलेस नीड ऑफ चेंजेस अराइज। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर टू ईयर अनलेस नीड ऑफ चेंजेस अराइज। तो इसका यह मतलब नहीं है कि कंसिस्टेंट बेसिस पे हम अकाउंटिंग पॉलिसी को मेंटेन करते रहेंगे। अगर चेंज की रिक्वायरमेंट है तो चेंज भी किया जाएगा, और चेंज करने के दो सर्कमस्टांसेस होती हैं। सबसे पहला इफ चेंज रिजल्ट इन बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड नेक्स्ट वन इंडस्ट्री वांट टू चेंज दी पॉलिसी, देन इन दिस टू सर्कमस्टांसेस इंडस्ट्री हैज पावर टू, ऑर्गेनाइजेशन हैज द पावर टू चेंज इस अकाउंटिंग पॉलिसी। तो देखिए, एनी चेंजेस इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विल हैव रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो जो भी मेथड जो डेप्रिसिएशन में आप चेंजेस करोगे उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। क्या होगा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जो होता था ना वो रिट्रोस्पेक्टिवली लगता है। रिट्रोस्पेक्टिवली क्यों लगता है? क्योंकि देखो अब क्या होता है ना कि जो अकाउंटिंग के डिफरेंट कन्वेंशन हमें फॉलो करना है तो वहां पे एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्मिटी आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो फिर अकाउंटिंग कैसे आप बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे? तो यहाँ पे इसीलिए हम यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लाते हैं। तो हम इनिशियल इंसेप्शन से हम चेक करेंगे कि अगर कुछ भी अगर एडिशनल डिप्रिसिएशन आया या फिर डिफिसिट आया तो उसके बेसिस पे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी चेंज लाना होगा। ठीक है, तो देखिए, तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हम किसको बोलेंगे? चेंजेस टू बी मेड फ्रॉम दी डेट ऑफ एसेट पुट टू यूज। तो चेंज हम कहां से करेंगे? उस डेट से जब एसेट को हमने पुट टू यूज किया है। ठीक है जी, चलिए तो देखिए, डिफरेंस इन डिप्रिसिएशन अमाउंट शैल बी। तो जब हम यहां पे जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? स्टार्टिंग से हम देखेंगे। मान के चलो एसएलएम और बाद में डब्ल्यूडीवी लेके आते हो तो एसएलएम को भी हम स्टार्टिंग से देखेंगे, स्टार्टिंग से लेके उस फाइनेंशियल ईयर में जिस फाइनेंशियल में आपने चेंज लाया है डेट ऑफ चेंज तक, और डब्ल्यूडीवी दोनों की बेसिस पे। और वो जो डिफरेंस जो भी आएगा उस डिफरेंस को हम एडजस्ट करेंगे थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हमें क्या करना होगा? उसको एडजस्ट करना होगा। तो देखिए, अगर डिप्रिसिएशन आपका एक्सेस निकल के आता है, एक्सेस डिप्रिसिएशन आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? आपका एसेट कम हो जाएगा। तो टू रिस्पेक्टिव एसेट, कोई भी एसेट हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, जो भी हो, तो वो आपका कम हो जाएगा। और P&L को आप क्या करोगे? यहाँ पे डेबिट कर दोगे। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मान के चलो नए मेथड लाने से अगर डिप्रिसिएशन कुछ कम आता है तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट डिप्रिसिएशन। तो शॉर्ट डिप्रिसिएशन होगा तो क्या होगा? आपका एसेट का जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज होगा। तो रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट डेबिट, या आपको एसेट को डेबिट करना होगा और आपका P&L क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो पहले आपने क्या किया होगा? P&L में एक्सेस आपने एक्सपेंस बुक किया होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो अब क्योंकि कम आ रहा है तो पहले आप क्योंकि उसका क्लेम आप कर चुके हो, तो उतने से आप रिवर्स कर दोगे। क्या कर दोगे? उतने से आप लोग रिवर्स करोगे। तो जब रिवर्स करोगे तो इंपैक्ट केवल एक नहीं होगा बल्कि डबल इंपैक्ट होगा। दूसरा एक इंपैक्ट क्या होगा? आपका P&L उतने से इंक्रीज होगा और दूसरी तरफ से आपका एसेट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए, होप सो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब इस एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, एम लिमिटेड विच डेप्रिसिएट्स इट्स मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, अकॉर्डिंग टू WDV मेथड। कौन से मेथड से? WDV मेथड से। He has balance of machinery account of rupees 486 on 1st of April 2012। तो उसके मशीनरी अकाउंट में जो बैलेंस था ना, वो बैलेंस कितना था? वो था 4,86,000। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ड्यूरिंग ईयर 2013, तो 2013 के दौरान
द मशीनरी परचेस ऑन 1 अप्रैल 2010 फॉर ₹60,000। वो मशीन जिसको हमने 2010 में 60,000 रुपए में बाय किया था, उसको हमने सोल्ड कर दिया कितने में? 40,000 में। कितने में बेच दिया बच्चों? 40,000 में, 40,000 में ऑन 1 अक्टूबर 2012। बच्चा परेशान होने की जरूरत नहीं है सीएस वालों, ये आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। एंड न्यू मशीनरी कॉस्टिंग ₹70,000 वाज परचेस एंड इंस्टॉल्ड ऑन दी सेम डेट। और इसी सेम डेट पे नया मशीनरी हमने परचेस किया और उसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉलेशन चार्जेस बीइंग ₹5,000। द कंपनी वांट टू चेंज इट्स मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम WDV मेथड टू SLM मेथड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। तो अब कंपनी क्या चाहती है? 1 अप्रैल 2010 से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगाना चाहती है। एंड एडेट्स द डिफरेंस बिफोर 31 मार्च 2013। और 2013 में फाइनेंशियल ईयर में वो डिफरेंस को एडजस्ट करना चाहते हैं। द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रिमेनिंग द सेम एज बिफोर। तो जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो ये 10% था, वही 10% अभी भी बना रहेगा। तो शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। तो आपको क्या दिखाना है? मशीनरी अकाउंट 2013 में हमें बना के दिखाना है। अब देखो, बहुत ही प्यार से आप लोग देखो, इसको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। देखिए, मशीनरी अकाउंट, अब ये एसेट है, तो एसेट अगर मान के चलो कुछ भी एडिशन होगा तो वो डेबिट साइड से इंक्रीज होगा। यहां से आपका प्लस होना है और यहां से आपका माइनस होना है, ठीक है ना? ये तो आपको पता ही है। अब इतने समझदार तो हो ही आप लोग, हो ना? इरेजर कहाँ गया दोस्त? इरेजर गायब हो गया लग रहा है। अच्छा, इसमें इरेजर तो होता ही नहीं ना, ठीक है। चलिए देखिए मशीनरी अकाउंट, ये यार ये प्रिंट सही नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, ये थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज करना है। ये आप लोगों को मैं ये नोट्स आपको मैं जरूर शेयर कर दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2012 का अप्रैल 1 है। अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 4,86,000, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर को आपने एक नया मशीन बाय किया, तो उसका इंस्टॉलेशन चार्ज 5,000 का। 1 अक्टूबर को ही आपने एक नया मशीन लाया था 70,000 का, और उसके ऊपर 5,000 का इंस्टॉलेशन चार्ज था। तो जो इंस्टॉलेशन चार्ज जो होता है, मशीनरी को प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए जो भी एक्सपेंस इनकर्ड होते हैं, उसको हमें कैपिटलाइज करना होता है। क्या करना होता है? कैपिटलाइज करना होता है। तो उसको हम क्या कर देंगे? कैपिटलाइज कर देंगे। चलिए, क्रेडिट में बाय बैंक सेल, ये तो सीधा ही डाल देंगे हम 40,000 अक्टूबर को, ठीक है ना। अब चलिए, अब ये 3 वर्किंग नोट है, यहां आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 पे। तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है? बताओगे? बताना चाहोगे मुझे क्या है? बता दो। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है। जो ये एसेट हमने जो ये बेचा है ना, 60,000 वाला जो 40,000 में हमने बेचा है, उसका प्रॉफिट लॉस। तो चलिए आइए, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। तो देखो, कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन अप्रैल 10 60,000 का था। फाइनेंशियल ईयर 10 में डेप्रिसिएशन 10% का लग जाएगा 6,000। आपका WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2011 कितना आ गया? 54,000 का। अब यहां से आप डेप्रिसिएशन बाहर करोगे 2011 फाइनेंशियल ईयर का 5400। आपका WDV आ गया 1/4/12 का 48,600, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर को आपने एसेट को सेल किया है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन तो आएगा ही। डेप्रिसिएशन फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, तो देखो ये 48,600 है। तो 48,600 इंटू में 10/100 इंटू में 6/12, तो ये आ गया ₹2430। अब ये क्या आ गया? बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल, यानी कि 1 अक्टूबर 2012 कितने का? 46,170। देखो, एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को और बता दूं, जब कभी भी एसेट आप बेचोगे तो बेचने के लिए हमें हमेशा बुक वैल्यू कौन सी देखनी होगी? हमें बुक वैल्यू देखनी होगी एज ऑन डेट ऑफ सेल। जिस डेट को आप सेल कर रहे हो
उस डेट का बुक वैल्यू आपको देखना होगा। तो ये हमने निकाल लिया बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल 46170, और अब जो आप मशीन आपने जो सेल किया है उसको यहां से बाहर कर दो। तो बताओ इतने का आपका बुक वैल्यू था, 40,000 में बिका, तो इसको आप क्या बोलोगे, लॉस ऑन सेल 6170, ये लॉस आ गया। इस 6170 को हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, जो भी अगर आप केवल मशीनरी अकाउंट ही आप बनाते हो तो जो भी P&L अकाउंट वगैरह जो आएगा उसको मशीनरी अकाउंट में इटसेल्फ हमें यहीं पे शो करना होगा, ठीक है। तो चलिए ये आ गया। अब वर्किंग नोट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जानते हो क्या है ये, यही है शॉर्ट या एक्सेस डेप्रिसिएशन ड्यू टू द चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो देखो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2, एक्सेस और सरप्लस डेप्रिसिएशन ड्यू टू चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो 486 जो दिया हुआ है ना हमें, इसको हमें देखना होगा, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हम कब से लगा रहे हैं, 1 अप्रैल 2010 से। तो हम इस एसेट का बैक कैलकुलेशन करके इसको हम ले जाएंगे इनिशियल फेज में, इंसेप्शन डेट पे, यानी कि 1 अप्रैल 2010 में इसको हम पहुंचा देंगे। तो वहां हमने पहुंचा दिया। तो 486 इंटू में 90/100 इंटू में 90/100, आप बोलोगे ये क्या है, तो भैया WDV मेथड था ना, 10%। तो अगर मैं 90% इंटू 90% 2 बार अगर मैं करूंगा तो ये एसेट क्या होगा, ये अपने 100% पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। और अब कभी भी चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो तो जो भी एसेट आपका बिक चुका है, जो एसेट आपका बिक गया, उसको भी आप क्या करोगे, शुरुआत में ही बाहर कर दोगे, क्योंकि इसके इंपैक्ट को लेने कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इसका जो भी इंपैक्ट था सेल परचेस वो तो हम ले ही चुके ना, उसका तो नेट इंपैक्ट हमने ले ही लिया बैलेंस शीट के अंदर, ये मशीनरी अकाउंट के अंदर। तो इसको अब अलग से देखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आप लोग क्या करोगे, जो भी मशीन आपने सोल्ड किया है 60,000, इसको आप लोग बाहर निकाल दोगे, तो आपका जो एसेट का प्राइस बचेगा वो बचेगा 5,40,000। अब देखो डेप्रिसिएशन 10% का था, तो हम दोनों मेथड से देखेंगे, WDV मेथड और SLM मेथड। तो कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2010 कितना था, 540, और इधर कितना था, 540। तो देखो अगर WDV की बात करोगे तो ये 54,000, 486, फिर 11-12 में 48,600, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 54 प्लस 48,6, 102600। और SLM की बात करोगे तो डेप्रिसिएशन फॉर 10-11 54,000, डेप्रिसिएशन फॉर 11-12 भी कितना होगा, 54,000। ये तो बिल्कुल फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज होना नहीं है। ये WDV आ गया इसका। और टोटल डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो 54 प्लस 54 1,08,000। तो अब आप ही बता दो क्या होगा। पहले आप लोग क्या लगा रहे थे, WDV लगा रहे थे, तो 102600, लेकिन SLM में कितना आ गया, ये 1,08,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में क्या, लॉस में अब तक आप लोगों ने कम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक किया है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर आपने कम बुक किया है तो इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो इन्फ्लेटेड है। क्या है, इन्फ्लेटेड। तो इस इंपैक्ट को हमें क्या करना होगा, नलीफाई करना होगा। तो नलीफाई आप लोग कैसे करोगे, सोचो। इसको P&L में क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, और एसेट को इतने से ही माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये एक्सेस डेप्रिसिएशन आ गया आपका 5400 का। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। तो देखो इतने से क्या होना है, इतने से मशीन कम होना है ना, तो यहां पे कम कर दोगे, और P&L यहां पे क्या आ जाएगा, P&L इसकी जगह ले लेगा, और ये इतने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और अब वर्किंग नोट नंबर 3 जो कि बात करता है डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन देखो कितना आया, 60,180। अब बता रहा हूं, परेशान मत हो, देखो दिखाता हूं मैं आपको। वर्किंग नोट नंबर 3 देखिए दोस्तों, डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। देखिए अब देखो, अगर फॉर फाइनेंशियल ईयर 12-13 की बात करोगे ऑन ओल्ड मशीन, तो ओल्ड मशीन पे कितना होगा, अब तो SLM बेसिस पे चलता रहेगा, अब तो SLM बेसिस पे ही चलेगा ना, क्योंकि दोबारा तो चेंज हमने किया नहीं है, तो वो तो 54,000 ही रहेगा, यहां तो कुछ चेंज होना नहीं है।
जो न्यू मशीन आपने 1 अक्टूबर 2012 को बाय किया है तो उस पे अक्टूबर से लेके मार्च तक का 6 महीने का डिप्रिसिएशन। अब बोलोगे 75 कहां से आया? तो भैया जी 70,000 का मशीन था और 5,000 का इंस्टॉलेशन एक्सपेंस था जो कि इसमें कैपिटलाइज हो जाएगा। तो 75,000 पे 6 महीने का 3750। और जो मशीन आप लोगों ने बेचा था तो उस पे भी अप्रैल से सितंबर तक का जो डिप्रिसिएशन है उससे भी तो हमें लेना होगा ना। 2430 जितना डिप्रिसिएशन लगा है वो तो लेना ही होगा। तो टोटल डिप्रिसिएशन इस साल कितना बन गया? 60,180। और इसको हम लोग यहां लेके आ गए और ये आ गया आपका बैलेंस कैरिड डाउन। होप सो अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया हो अकाउंटिंग की ब्यूटी। अब मैंने आपको बताया था ना कि एक खास बात आप लोगों को बताऊंगा, तो वो खास बात सुन लो। पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो भी आप लोगों ने पढ़ा है आपको यही आपको पढ़ के जाना है। अब मैं तो देखो एक टीचर हूं, तो एक टीचर का काम है आपको सही रास्ता दिखाना। तो देखिए दोस्तों, स्टडी मटेरियल में अभी भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 चलता जा रहा है और आपके जो एग्जामिनर हैं वो पेपर तो बनाएंगे स्टडी मटेरियल से ही। तो जाहिर सी बात है जो स्टडी मैट में होगा उसी को वो लोग डालेंगे। तो AS6 अभी भी चल रहा है। तो अब राज की बात जानते हो क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आज से 7-8 साल पीछे ही ये खत्म हो चुका है। AS6। अब AS6 नाम की कोई चीज नहीं है, जा चुका है AS6। ये कब का चला गया? अब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, 5-6 साल पहले ही ये खत्म हो चुका है। लेकिन आपका जो ICSI है वो अभी भी इसको अपने बुक में शो कर रहा है। तो आप लोगों को अभी मैंने जितना पढ़ाया है इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, कुछ भी वाई बट वाट कुछ भी नहीं लगाना, आपको इसी बेसिस पे पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप पे लगता है। लेकिन अब दूसरी बात सुन लो, अब बोलोगे कि जब AS6 खत्म हो गया तो कहां गया? दोस्तों अब AS6 AS10 के साथ मर्ज हो चुका है। अब AS10 क्या है? वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या है AS10? AS10 है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अब AS10 क्या बोलता है ये आप लोग अपने नॉलेज के लिए जान लो, एग्जाम के लिए नहीं, ध्यान रखना। इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम, एग्जामिनेशन पर्पज के लिए इसको मत देखना, नॉलेज के लिए ले लो और यही सही है। अब जो सही ट्रीटमेंट है ना चेंज इन मेथड का, वो इसके बेसिस पे होना है, AS6 के बेसिस पे नहीं होना है। तो देखो अब ये क्या बोलता है AS10 बोलता है कि चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग एस्टीमेट। वो क्या बोलता था? वो तो अकाउंटिंग पॉलिसी बोलता था, लेकिन यहां पे इसने क्या बोल दिया? AS10 ने क्लियरली बोल दिया कि जो भी चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन होगा that is not regarded as the change in accounting policy but it will be treated as accounting estimate। तो इसको हम accounting estimate मानेंगे। and it has prospective effect on financial statement। और इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या होगा? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में चेंज हुआ उसी फाइनेंशियल ईयर से चेंज को हमें दिखाना है, पीछे बैक डेट पे जाके नहीं दिखाना, ठीक है। तो देखो ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में अफेक्ट द करंट पीरियड ओनली, या तो ये करंट पीरियड को अफेक्ट करेगा या बोथ द करंट एंड फ्यूचर पीरियड, या फिर करंट और फ्यूचर पीरियड, करंट या फ्यूचर पीरियड दोनों को ये क्या करेगा दोस्तों? अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ मशीन। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितना? ₹10,50,000। 10,50,000 का कॉस्ट है आपका। रिसिडुअल वैल्यू ₹50,000। यूजफुल लाइफ 10 ईयर। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन SLM basis for 2 years and thereafter decide to adopt WDV method by charging depreciation rate of 25%, calculate based on useful life। तो ये हमने किसके बेसिस पे निकाला? 25% यूजफुल लाइफ के बेसिस पे। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द 3rd ईयर, ठीक है। मैंने क्या कहा था? प्रोस्पेक्टिव। तो देखो डेप्रिसिएशन फॉर द पास्ट 2 ईयर 1050 - 50 अपॉन में 10 इंटू में 2
कितना आ गया 2 लाख, ठीक है, ये आपका पास्ट का था। अब थर्ड ईयर की अगर बात करोगे तो आपका बुक वैल्यू कितना बचा 8,50,000, 10,50,000 माइनस में 20,000, 8,50,000। तो डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर 850 इंटू में 25%, तो ये कितना आ गया ₹212500। इसको हम क्या कर देंगे P&L में डेबिट कर देंगे और इतने से आपका जो बुक होगा वो माइनस हो जाएगा, जो एसेट अकाउंट होगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट जो आंसर, जो करेक्ट जो ट्रीटमेंट है वो ये है चेंज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए। तो ये आप लोगों को याद रखना, मैं यहाँ पे कट का निशान लगाता हूँ, ये आप लोगों को एग्जामिनेशन पर्पज के लिए बिल्कुल भी नहीं देखना है। ये मैंने बस आप लोगों को एज ए टीचर जो करेक्ट सिचुएशन था दोस्तों वो मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे मैं कट लगा देता हूँ, आप लोग भी ऐसे ही लगा लीजिएगा ताकि आपको याद रहेगा कि आपको करना नहीं है, लेकिन हाँ नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको आप लोगों को बता दिया। आप लोगों को ये पुराने तरीके से ही पढ़ना है, ठीक है। तो चलो इसके साथ ये लेक्चर अब एंड होता है, ठीक है फ्रेंड। और अगर ये अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लेक्चर था ये, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जाने से पहले, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इसके साथ मैं इस वीडियो सेशन को एंड करता हूँ और अगले टॉपिक को मैं कल आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। चलिए फिर बाय बाय दोस्तों।